लहू के रंग से रंगा गया, राज कब्र में दबा दिया। अब कौन खोलेगा राज? सेवक की सेवा कर दी समाप्त, ये कैसी करतूत? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। आसाराम से जुड़ी हर तारीख बवाल मचा रही है, लेकिन इस बार गवाही से पहले ही कोहराम मच गया है। आसाराम केस में सरकारी गवाह की हत्या कर दी गई है और सवाल है कि क्या तफ्तीश और गुनाह के बीच की कड़ी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आरोपों का पुलिंदा और सच्चाई की तस्दीक के बीच की एक कड़ी गायब कर दी गई है। यूं तो आसाराम की हर तारीख बवाल खड़ा कर रही है, लेकिन इस बार गवाह की तारीख से पहले ही कोहराम मच गया है। अपने घर की ओर जा रहे थे स्कूटर से, शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये मालूम हुआ है कि दो लोग आए, बाइक से गोली मार दिया है, उनकी डेथ हो गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। जिसने किया राज फाश, उसकी जिंदगी कर दी समाप्त। कथावाचक से जेल की काल कोठरी और फिर उससे बाहर आने की जुगत के बीच एक कांड हो गया। सरकारी छुट्टी के दिन सरकारी गवाह की हत्या कर दी गई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक झूठी कहानी परत दर परत बनाई जा रही है। जब विक्टिम ही ये कह रहा है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बयान बदलना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही है, तो हमारे लिए तो उसका रहना ही जरूरी था। जब जिरा होती और उससे सवाल जवाब होते तो वो सच उगलता। कभी गवाह गायब हो जाता है, कभी मुवक्किल नहीं मिलता, कभी ऑडियो से मस्ती है अफरा तफरी, और कभी गवाह का कत्ल हो जाता है। आसाराम ने ऐसा बवाल मचाया है कि 3 राज्यों की पुलिस परेशान हो गई है। मेडिकल के लिए जाना हो तो हंगामा, पेशी पर जाना हो तो हंगामा। अब सवाल है कि हंगामे और बवाल के पीछे का राज क्या है? कहीं जेल से बाहर आने की जुगत में साम, दाम, दंड का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं दीप्ति चतुर्वेदी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा थोड़ी देर में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे आसाराम के प्रवक्ता दुर्गेश पांडे। दीप्ति जी, शुरुआत आपसे करूंगी कि आखिर हाई प्रोफाइल मामलों में गवाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और जिसकी है वो जिम्मेदारी को निभा क्यों नहीं रहा है? एक्चुअली जिम्मेदारी तो नेचुरली पुलिस की होती है कि अगर कोई गवाह है तो उसकी जिम्मेदारी ले, वो क्या उसको कोई भी हार्म नहीं हो, तो नेचुरली पुलिस को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। जी राजेंद्र जी, क्या पुलिस के अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? सरकारी गवाहों की सुरक्षा में लापरवाही क्यों? ऐसा है कि अनामिका जी, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। बिल्कुल। आसाराम, अब उसके बारे में मेरे ख्याल से कई दिनों से चर्चा चल रही है, और ये जो गवाह है अखिल गुप्ता, ये उनका रसोइया था और एक बड़ा महत्वपूर्ण गवाह था। और ये जो सूरत की घटना थी, जो बलात्कार की, उस घटना को कनेक्ट करता था और इसके बयान हो चुके थे। अब अगर ये गवाह अदालत तक पहुंचता तो कई बातों पर रोशनी डालता, कई घटनाएं और भी बताता शेखावत जी, और उसकी सच्चाई सामने आती जी शेखावत। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आसाराम जी के जो लोग बाग है, उन्होंने तय कर रखा है कि ऐसे गवाह जो कि इनके अपराधों के ऊपर पूरा प्रकाश डाल सके, उनको अदालत तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। और इसी का परिणाम है कि एक बेगुनाह गवाह की हत्या हुई है। और मैं मानता हूं ये सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी, कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि इतना महत्वपूर्ण जो गवाह है उसके बारे में जब पुलिस को पता था, जब न्यायालय को पता था, तो उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की थी शेखावत जी, और उसको राज्य को सुरक्षा देकर रखनी चाहिए थी। अरे भाई शेखावत जी, मेरी बात भी सुन लीजिए हुजूर। अमिताभ जी, मैं आपको माफी चाहूंगी रोकने के लिए। आसाराम के प्रवक्ता दुर्गेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दुर्गेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क कट गया है, उनसे आगे बात करने की कोशिश करेंगे।
अमिताभ जी, आप कुछ कह रहे थे। शेखावत जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं, दूसरा गवाह है जो मारा गया आसाराम के केस में। इन दो गवाहों की मौत के बाद अब इस केस की अदालत में स्थिति क्या बनेगी? आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, तमाम केसों को आपने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया होगा पुलिस की तरफ से। इसमें अगर 164 सीआरपीसी में पहले अगर बयान करा दिए होते पुलिस ने, तो फिर भी इसमें काफी कुछ बचाव रहता। और जो 164 सीआरपीसी के बयान कोर्ट में ही होते हैं, पुलिस की जब पुलिस चार्जशीट से पहले 164 के बयान करा देती तो क्रॉस की जरूरत तो पड़ती है, परंतु फिर भी उन गवाहों की एक अहमियत रहती। अब इस मामले में तो यह है कि जब गवाह अदालत में पेश ही नहीं हुआ, तो उसका वहां पे वकील ने क्रॉस ही नहीं किया, और जब अदालत के सामने उसमें जीरो बहस ही नहीं हुई, तो मैं समझता हूं उसमें तो कोई किसी भी प्रकार के सबूत वबूत है वो तो मैं तो उसको जीरो मानता हूं, उनको कोई उनका दम नहीं है। दीप्ति जी, गवाहों की मौत के बाद क्या आसाराम का केस, इस हिंदुस्तान में तमाम बड़े लोगों के केस जिस तरह से अदालत में 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के दम तोड़ देते हैं, वैसे ही हो जाएगा? देखिए, सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती है। कोई ना कोई और चीज, ऐसा क्लू सामने जरूर आएगा जिसके जरिए उनको आरोपी साबित किया जा सकता है, अगर वो आरोपी हैं तो सच कभी छुपता नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस चीज में कि किसने उनकी हत्या की और कौन कौन से क्लूज हैं जिसके जरिए उनको आरोपी साबित किया जा सकता है, अगर वो आरोपी हैं, अगर उन्होंने किया है कुछ अपराध तो। दीप्ति जी, आप शायद बात मेरा सवाल समझ नहीं पाई। अदालत केवल इस बात पर अपना दिमाग लगाती है कि पुलिस ने कहा कि साहब इन्होंने ये किया, एक चार्जशीट फाइल हुई, अदालत पूछती है गवाह लाइए, गवाह हाजिर हुआ, उसने बयान दिया तो केस मजबूत हुआ, गवाह नहीं सामने आया तो बात खत्म हो गई। हाँ, आप अदालत अनंत काल तक किसी मुकदमे में नहीं पड़ती ना। हाँ जी, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई गवाह है उसकी हत्या ही हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, फिर केस को इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत हो जाती है फिर तो। शेखावत जी, या तो मैं समझा नहीं पाया, दीप्ति समझ नहीं पाई। हम लोगों ने ऐसे तमाम केसेस देखे, तमाम बाहुबलियों के खिलाफ मुकदमे देखे, जिसमें दोपहर 12 बजे चौराहे पर हत्या हुई, लेकिन गवाह नहीं खड़ा कर पाई पुलिस। जो खड़े किए वो मारे गए, आदमी बरी होके आ गया बाइज्जत। तमाम राजनेताओं के मुकदमे मैंने देखे जिसमें गवाह नहीं पुटअप हुए और मुकदमे खारिज हो गए। तमाम ब्यूरोक्रेट्स के देखे जहां गवाह पुटअप नहीं हुए और मुकदमे खारिज हो गए। बिना गवाह हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम में मुकदमा कैसे चलेगा शेखावत जी? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं चल सकता मुकदमा बिना गवाह के। मुकदमा कैसे चलेगा? ये आपके प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अदालत तक गवाह पहुंचाए और वहां गवाह पक्षद्रोही नहीं हो। गवाह है वो अपनी जो भी बात उसने देखी है या जो भी उस गवाह से संबंधित जो भी उसकी बात है वो अपनी अदालत में रखे, और जो अपराधी का वकील है वो उससे जीरो बहस करे, और अदालत उसमें जब वहां अदालत में मौजूद हो गवाह तो उसकी सच्चाई का पता लगाए। यह एक मूलभूत सिद्धांत है न्याय का। और जब आप गवाही नहीं है और अब गवाह की हत्या हो गई है, तो अब ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि सूरत की पुलिस है वो गहराई से जांच करे, और गहराई से जांच करके इस बात का पता लगाए कि क्या इसको मारने में आसाराम का हाथ था, आसाराम के किसी की साजिश थी, किसी का षड्यंत्र था। और उसके बाद में, परंतु उसका भी एक 302 का केस अलग से चलेगा और उसमें वो लोग अपराधी ठहराए जाएंगे, पर बलात्कार के केस में तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई हेल्प मिलेगी। वो 302 के केस में अलग से अब जिन लोगों ने षड्यंत्र ज्यादा किया, साफ हुई, अदालतें गवाहों पर चलती हैं, बिल्कुल सबूत और गवाह। इन्होंने जो 2 लोग गवाह मारे गए, इन्होंने पुलिस से चाहे जो कहा हो, मेरी चिंता इसलिए है, इसलिए मैं आज इस विषय को बहस में लेके आया। पुलिस ने चार्जशीट में कुछ भी लिखा हो कि मुझे गवाहों ने ये बताया, हमें अदालत में उसका कोई मतलब नहीं। अमिताभ जी, मैं एक बार फिर माफी चाहूंगी रोकने के लिए आपको। दुर्गेश पांडे, आसाराम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। दुर्गेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मेरी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। दुर्गेश जी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गवाह की हत्या कर दी गई। आसाराम केस में गवाह था वो शख्स, अखिल गुप्ता नाम है, पूर्व रसोईया था आसाराम का। हाँ। कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों गवाहों की इस तरह से हत्या की जा रही है और क्यों केस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिसकी भी हत्या हुई है, जिसके घर में मौत हुई है, उसके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये मेरे को समझ नहीं आता है, जब भी बापू की जमानत की डेट नजदीक आती है, हमको संभावना मिलती है कि अब उम्मीद है, उसी समय ये हत्याएं क्यों होती हैं? उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तो बयान भी तो आसाराम की तरफ से आते हैं। दुर्गेश जी और मेरी बात पूरी करने दीजिए पहले मुझे जी। इससे पहले जो है अमृत प्रजापति की मौत हुई। मौत के बाद में हमारी प्रवक्ता नीलम बहन ने खुद सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि उनकी हत्या हुई, उनमें से किसी ने इस चीज को मांग नहीं किया। हम मांग करें सीबीआई जांच करा दीजिए, क्योंकि इसमें इन लोगों से हमारा केस कमजोर हो रहा, हम लेट हो रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। ऐसा क्यों है? ये हर एक आदमी की मौत के बाद में हमारा केस और लेट हो जाता है। हम चाह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप जितने भी गवाह हैं उनको वीआईपी सिक्योरिटी दे दीजिए और इस केस का जल्द से जल्द फैसला हो और स्पेशल आप कमेटी बिठा लीजिए। ये मजाक बना रखा है ठीक है दुर्गेश जी। हाँ बताइए। हाँ, आपकी बात ठीक है, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन ये दुनिया भर में एक सामान्य नियम है, सामान्य धारणा है कि किसी भी घटना का एक एंड बेनिफिशियरी होता है, अंतिम लाभार्थी हर घटना का। ठीक है, इस केस में अगर गवाह हटते हैं, जैसे ये दूसरे गवाह थे जो परमात्मा को प्यारे हो गए, जितने भी गवाह हटेंगे अंततः केस कमजोर होगा और उसके एंड बेनिफिशियरी आसाराम बापू होंगे। क्या गलत है? भाई साहब, पहले बात श्रीमान जी, हमको बेनिफिशियरी चाहिए नहीं। आज खुद सूरत की लड़की सामने खड़े होकर कहती है कि मैंने जिसके दबाव में आरोप लगाया मैं बयान देना चाहता। कोर्ट हमें समय नहीं दे रहा है। हमें बेनिफिशियरी की क्या जरूरत है? आप एक बात सोचिए, डेट पर करीब हो गया, बापू जी या उनसे कोई भी मुख्य वक्ता या प्रवक्ता किसी ने किसी पर उंगली नहीं उठाया। हम स्पष्ट कह रहे हैं, जिस प्रकार माता पिता को परेशान करने के लिए बच्चों को कल इन लोगों को अगवा किया गया, हमारे खिलाफ बयान दिखाए जा रहे। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमको कोई बेनिफिशियरी नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं पूरे केस सामने आ जाएगी। दुर्गेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? दुर्गेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क शेखावत जी, क्या बात इतनी सीधी है जैसा ये आसाराम के प्रवक्ता कह रहे थे? नहीं, ये क्या है कि हर चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये दरअसल में लड़कियों ने जो बात कह दी, और अगर सूरत की पुलिस ने 164 सीआरपीसी में उनके पहले बयान करा दिए, और बयान कराने के बाद अगर वो मुकर भी गई होगी तो उससे उस केस पे उनके मुकरने से क्या फर्क पड़ेगा? और उस केस को कनेक्ट कर रहा था रसोईया, हो सकता है ये उस समय का आई विटनेस हो और इसकी गवाही बड़ी महत्वपूर्ण हो, तभी इसको सरकारी गवाह बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में वो इस केस के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह होता। अब इनके उन्होंने लड़कियों को हो सकता है मैनेज किया हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले तो लड़कियां कह रही हो कि साहब हमारे साथ रेप हो गया हो और अब कह रही है कि साहब रेप नहीं हुआ हो। अरे शेखावत, तो ये तो उनके समर्थकों ने इनके समर्थकों ने उनको मैनेज किया है, और मैनेज करने में ये रसोईया जब नहीं आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अपन संशय कर सकते हैं। ये तो तफ्तीश बताएगी, इन्वेस्टिगेशन बताएगी राजन जी कि किसने साजिश की, किसने षड्यंत्र किया, पर यह जरूर है इसके मरने से लाभ आसाराम को। राजन जी, मैंने कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे देखे जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर भी निर्णय सुना दिया कि इस घटना का एंड बेनिफिशियरी कौन है। मैंने ऐसे भी कई फैसले देखे हाई प्रोफाइल केसेस में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, अंतिम लाभ आपको होना था, इसलिए आपकी भूमिका इसमें क्यों नहीं मानी जाए। आप सिद्ध करिए कि आपकी भूमिका क्यों नहीं मानी जाए। तो वो सिद्ध करने का जिम्मेदारी उसी आदमी के ऊपर आ गई। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें है कोर्ट ने ये व्यू ले लिया कि भाई फला आदमी की हत्या हुई, इसकी हत्या से केवल आप ही को लाभ मिलता है और किसी को नहीं मिलता, इसलिए क्यों ना माना जाए आपकी संलिप्तता है। वो सूरत यहां अप्लाई होती है कि नहीं शेखावत जी? अमिताभ जी, दुर्गेश पांडे एक बार फिर से शेखावत जी से बात कर ले, फिर दुर्गेश जी। जी शेखावत जी, ये यूपी की पुलिस है, अब ये इसकी जांच कर रही है, पर ये बात तो बिल्कुल मतलब इसमें कोई संशय रहा नहीं है कि अगर अखिल गुप्ता है उसकी हत्या करने में सबसे बड़ा लाभ है वो आसाराम को हुआ है, और अब आसाराम को जब लाभ हुआ है तो यूपी की पुलिस
ये इस बारे में जांच कर सकती है, पड़ताल कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और इस रहस्य का पर्दा उसको उठाना चाहिए कि भाई वास्तविकता क्या है। इसके अलावा और कोई अगर एंगल हो तो वो उसको सामने लेके आवे। अरे दीप्ति चतुर्वेदी, मुझे ये बताइए कि सामान्य आदमी के खिलाफ मुकदमा हो जाए, उसके गवाह न पलटते हैं न मरते हैं। बड़े आदमी के खिलाफ मुकदमा हो जाए तो यार अपन तो गवाह पलट जाता है, जो पलटता नहीं वो भगवान को प्यारा हो जाता है। तो फिर अदालत में कोई बड़ा आदमी दोषी कैसे सिद्ध होगा? उसी का तो फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर। आसाराम जी की जो इनकी हत्या की गई है, इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए मैंने, जैसे कि सर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वही चीज मैं पहले कह रही थी कि कुछ चीजें वापस इन्वेस्टिगेशन मांगती हैं, क्योंकि इन लोगों की पहुंच इतनी ऊंची होती है कि वो अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। और आम आदमी ये सब कर नहीं पाता, उनकी पहुंच ही नहीं है। वही लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी के मामले में अगर या कोई नॉर्मल मामला होता है, कोई आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, तो उसमें चाहे गवाह बच भी जाए, लेकिन जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं उसमें गवाह नहीं बच पाते हैं। राजेंद्र जी, इसके पहले भी आसाराम के कई बयान सामने आते रहे हैं। आसाराम ने 2 से 3 बार ये बात कही है कि बस समय बहुत नजदीक है, जमानत मिलने वाली है, और उसके कुछ दिन के भीतर ऐसा मामला सामने आता है, अखिल गुप्ता जो मुख्य गवाह है गुजरात केस का, उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसा कि अमिताभ जी ने भी कहा कि इसके पहले भी एक और गवाह की हत्या हो चुकी है। कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने की यह कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसमें कमजोर साबित हो रहा है। जब पहले गवाह की हत्या की गई थी, अगर उस वक्त ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो जाता, सख्त हो जाता, शायद ये कल का मामला सामने नहीं आता। राजेंद्र जी। हाँ साहब, मैं इस वाले मामले में आसाराम का जो मामला है, इसमें बेसिकली राजस्थान में और गुजरात में मुकदमे चल रहे हैं। इनको एक जगह करना चाहिए मुकदमों को, और स्पेशल कोई भी जज बैठाकर और इनके जो भी ट्रायल है, जो भी गवाह वगैरह है, उनके पूरी सुरक्षा देकर उनकी गवाहियां करनी चाहिए जी। इसका निराकरण ये है। बाकी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, और ये बात निश्चित है कि आसाराम के पास मनी है, मसल है, उसके समर्थक है, उसके अंधभक्त है, उस पर अंधविश्वास करने वाले लोग हैं। तो ये पूरी तरह से इनके पास में इतनी ताकत है कि वो जो साधारण गवाह है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और वो लोग निश्चित रूप से दबाव में आएंगे। और अब ये 2 हत्याएं होने के बाद ये मान के चलिए जितने भी गवाह हैं वो भयभीत हो जाएंगे, और आधे से तो ये प्रयास करेंगे कि हम कैसे भी अदालत में नहीं पहुंचे। तो स्टेट की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। गवाहों को सुरक्षा दी। शेखावत जी वापस लौटेंगे, सुरक्षा दे और गवाहों के जल्दी से जल्दी बयान कराएं। वापस लौटूंगी आपके पास। दुर्गेश पांडे, आसाराम समर्थक, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आपसे कुछ देर पहले आपने एक बात कही थी कि जब आपको उम्मीद नजर आती है तो ऐसे मामले सामने आते हैं। उम्मीद कैसे नजर आती है आपको? याचिकाएं लगातार जमानत की खारिज हो रही हैं, आप कह रहे हैं उम्मीद नजर आती है, तो ऐसे मामले हो जाते हैं। देखिए, उम्मीद इसलिए नजर आ रही है, पहले तो जो भी सज्जन बैठे हैं जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ये मत कहें कि सब अंधश्रद्धा वाले हैं, क्योंकि उस तरीके की बात करें अगर वो अपने आप को और औरों को तोड़ेंगे तो पता चलेगा एज फॉर एजुकेशन, एज फॉर अदर थिंग्स कौन किस लेवल का है। इसलिए अंधश्रद्धा की बात नहीं करें, कोई बेवकूफ लोग बापूजी के साथ नहीं जुड़े हैं। नंबर 2, जब स्पष्ट रूप से मीडिया पे आके लड़की ने कह दिया, उसने जानबूझ के आरोप लगाया था, किसी के दबाव में लगाया था, बयान देना चाहती है, पुलिस ने मना कर दिया। हमें उम्मीद है कि ये सच्चाई सामने आएगी। दबाव तो आपकी ओर से भी बनाया जा सकता है लड़की पर ना। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है सच्चाई सामने आएगी, और मैं कह रहा हूँ अगर किसी पहले लड़की ने डर है तो आप पहले लड़की ने बयान बना देते। हम परेशान हैं। कभी अमरीश प्रजापति अपनी बेबी को बुर्का पहना के आरोप देता है, सारी मीडिया दिखा देती, जब वो मान जाते मेरी पत्नी थी, कोई नहीं दिखाता है, सामने आ जाते, फिर चुप हो जाती मीडिया। तो क्या नेगेटिव दिखाने के लिए बैठे हुए हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि साथ सुरक्षा दीजिए, अलग से कमेटी बिठा दीजिए, और जल्द से इसके 1 महीने में आप गुजरात केस की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर में जिस नाबालिग के साथ मामला सामने है, जिसको लेकर जोधपुर की जेल में इस वक्त आसाराम बंद है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं वो भी कह रहा हूँ कि उनके बारे में भी आप जोधपुर के वकील थे, सरकारी वकील मीना जी, उन्होंने आकर चैनल पे कहा था कि आसाराम जी बापू ने स्पेशली आके कहा कि लड़कियों को पीड़िता न कहा जाए, वो पीड़िता नहीं है।
क्योंकि ना तो मैं, ना मेरे बापूजी या किसी ने, हम ये भी फिर हम कह रहे हैं, वो भी परिवार हमारा साधक परिवार रहा है, अच्छी सेवा करते थे, किसी दबाव में उन्होंने ऐसी गवाही दी है। तो जैसे ये लड़की सामने आई, आज आप बोल रहा हूँ दिन तारीख लेकर लो, एक दिन वो भी परिवार सामने आएगा और सच्चाई बताएगा। ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है। हमें तो आदत पड़ गई कि बापूजी के ऊपर कोई न कोई ऐसे आके खड़ा हो जाएगा, आरोप लगाएगा, बाद में सच्चाई साबित होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हमें 1% डाउट नहीं है और हम स्पेशली कह रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सरकार तक बात पहुंचाइए, अलग एक कमेटी बना दीजिए, आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, 1 महीने में जांच करा के छुट्टी करिए। चलिए वापस आ रहे हैं आपके पास। अमिताभ जी, पूरी बात दुर्गेश जी की आपने सुनी है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं। अब तो ये बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती कि बार बार हमारी तो आदत हो गई बापूजी पर आरोप लगते रहे। इस हिंदुस्तान में सैकड़ों बड़े संत ऐसे हैं जिन पर जीवन में कभी आरोप नहीं लगा, जिनका सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा है, जिनके भक्त पूरे देश में है, दुनिया में है। इतने बहुत सारे लोग हैं, स्वामी निशिलानंद सरस्वती से लेके मैं तमाम लोगों के नाम ले सकता हूं जिन पर कभी आरोप नहीं लगा। किसी ने नहीं आके कहा कि इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया। ये बार बार बवाल बापू के साथ क्यों? एक तो इसलिए, और दूसरा मैं हैरान हूं, अदालतों से भी, सरकारी एजेंसियों से भी जो मुकदमा लड़ती है सरकार की तरफ से, उनकी भी बुद्धि पर इतना हाई प्रोफाइल केस, तमाम ऑडियो कैसेट आए, सार्वजनिक हुए, जिनमें दबाव की कोशिशों के बयान सामने थे, उसके बावजूद भी इस मामले के सभी संबद्ध गवाहों को सर्वोत्तम सुरक्षा नहीं दी गई। आज मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान में कोई ताकतवर आदमी बिना गवाह के जेल गया क्या? नहीं रह सकता जेल में, बाहर आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे उसके, तो गवाह मर जाएंगे। तो हिंदी फिल्मों में हमने लगातार देखा, 70 के दशक में देखिए जितनी फिल्में बनती थी, शेखावत जी को याद होगा, सब में जो है खलनायक के लोग हैं, वो पुलिस की गाड़ी पर फायर करते हैं, बम फेंकते हैं, गवाह नहीं पहुंच पाए अदालत तक। ये पहली बार का वाकया नहीं है। ये गरीब मार दिया गया, इसकी सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? छोटे मामले में था क्या ये गवाह? और इन बातों में कुछ नहीं रखा कि बापूजी को तो आदत है इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं। हमारे यहां एक कहावत है हिंदुस्तान में, धुआं होगी आग हो, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये बार बार आरोप उन्हीं पर क्यों? तमाम धर्मों के धर्माचार्य इस देश में है, आज से नहीं हजारों साल से यह देश धर्माचार्यों का देश रहा। क्या सब पर बलात्कार के आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे? नहीं लगे। इसलिए इस मामले में यह पारदर्शी नहीं है। आसाराम बापू के क्रियाकलापों के चलते सनातन धर्म भी कलंकित हुआ, उसकी आस्था को भी ठेस पहुंची, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, जो लोग मानते थे कि साधु संतों का जीवन निर्दोष और निष्पाप होता है। ये कह रहे अंधभक्त नहीं है, शेखावत जी ने बोल दिया अंधभक्त, तो उन्होंने कहा अंधभक्त नहीं है। बापू जिस गाड़ी से जेल से अदालत जाते हैं, वो गाड़ी जब गुजर जाती है तो रोड से टायर के जहां जहां से गुजरता है, भैया वहां का मिट्टी लेके लोग माथे पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? ये क्या है भाई? ये वैज्ञानिक आस्था है क्या? अंधभक्ति नहीं है तो? ये सवाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कटघरे में खड़ी होती है। अगर उसके जुरिस्डिक्शन में इतना हाई प्रोफाइल गवाह था तो उसकी सुरक्षा उसने क्यों नहीं की? कोई 2 मोटरसाइकिल सवार आके उसको कैसे मार गए? ये सारी चीजें, ये तो मैं मानता हूं फौजदारी का जो एक छोटा सा वकील होता है ना जिला की कचहरी में, उससे भी जाके पूछ लीजिए तो वो बता देगा इस हत्या का मतलब क्या है। इसके लिए कोई डिबेट की जरूरत नहीं। शेखावत जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। फौजदारी के मुकदमों की जिसको जरा भी जानकारी है, 1% भी, वो बता देगा इस हत्या का मतलब क्या है। शेखावत जी बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह से गवाह को अदालत तक रोकने का सीधा सीधा प्रयास है। प्रयास क्या, पूरा कमेटी कर दिया। ये है। राजेंद्र जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे कि क्या लगता है आपको, कितना सख्त पुलिस प्रशासन को ऐसे सरकारी गवाहों के मामले में होना चाहिए? क्या कुछ कदम उठाने चाहिए बीइंग अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर? ऐसा है कि जो हाई प्रोफाइल केसेज है जिनमें ये लगता है कि मनी पावर, मसल पावर,
अगर कोर्ट को लगता है, पुलिस को लगता है, प्रोसिक्यूशन को लगता है कि ये इस केस को प्रभावित करेंगे और अदालत में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करेंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस को विचार करना चाहिए और साथ में अदालत में एक दरख्वास्त लगानी चाहिए कि ये गवाह बड़े संवेदनशील है, ये मामला हाई प्रोफाइल है, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और स्टेट को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड हुआ था जयपुर में, उसमें एक वो दूधिया था जी, उसके 1-4 की गार्ड लगी रही, 10 साल तक केस चला, जब तक उसके 1-4 की गार्ड रही कि आतंकवादी उसको खत्म नहीं कर दे। तो ये जब इतना हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें जब ये महत्वपूर्ण गवाह है, तो मैं समझता हूं कि स्टेट को इस पे थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, बेहद कड़ी सुरक्षा ऐसे गवाहों को दी जानी चाहिए। दीप्ति जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी आपसे कि आपको चूक कहां पर लग रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सुनकर आजकल की इस व्यवस्था के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है कि लोग अपनी पहुंच के कारण इतना उसका फायदा उठा रहे हैं कि एक आम आदमी की हत्या कर दी जाती क्योंकि वो गवाह बना हुआ है सरकारी, उसकी कोई पहुंच नहीं है। तो इस मैं समर्थन करती हूं सर का कि उनको स्टेट लेवल पे हेल्प प्रोवाइड करवानी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए ताकि आगे। और हाई प्रोफाइल मामलों में जो ऐसे गवाह होते हैं वो आम नहीं है, वो बेहद खास है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ही है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, लोग देशवासियों को याद होगा, एक नीतीश कटारा हत्याकांड हुआ था, इस देश का बड़ा हाई प्रोफाइल कांड था। उसमें उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली पूर्व मंत्री इन्वॉल्व थे, उनके बेटा इन्वॉल्व था। वो केस सिर्फ और सिर्फ निचली अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक राजेंद्र शेखावत जी सिर्फ इसलिए टिक पाया क्योंकि जो उसका मुख्य गवाह था ना, अजय कटारा, उसको सर्वोत्तम सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। 8-8, 10-10 हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मैन के साथ वो वर्षों से मूव कर रहा है। कितनी बार उस पर आक्रमण हुए, कितनी बार जानलेवा हमले हुए हैं, सिक्योरिटी के बावजूद हमले हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी उसको जो प्रोवाइड की गई थी। वाई और जेड श्रेणी की सिक्योरिटी के बीच में वो आदमी रहा 10 वर्ष, तब जाके सुप्रीम कोर्ट तक मामला टिका। अन्यथा 10 मुकदमे हैं उसके बाद के हत्या के प्रयास के। फिर भी इस मामले में मैं अभियोजन पक्ष पर भी बुद्धि पर तरस खाता हूं कि उसने अदालत में ये गुहार क्यों नहीं लगाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि हुजूर जो हमारे गवाह हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं मानता हूं अगर ये प्ली ली गई होती, ये प्रेयर की गई होती अदालत से, तो अदालत को एक क्षण भी नहीं लगता इनको सुरक्षा देने में। ऐसे मामलों के उदाहरण हैं, अदालतें इस मामले में बहुत उदार होती हैं। जैसे ही प्रोसिक्यूशन जो है, पुलिस का पक्ष अदालत में जाकर ये कहता है कि इस गवाह की सुरक्षा होनी चाहिए, मुझे याद नहीं कि अदालत ने मना किया हो कभी, और इस मामले में तो संभव ही नहीं था। ये मारा कैसे गया नवयुवक अचानक, और कोई बहुत अमले जमले के साथ नहीं मारा गया कि बम फेंक के मार दिया गया हो, मोटरसाइकिल से चलते हुए लड़कों ने गोली से मार दिया। ये बताता है कि इसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। अगर सरकार ये चाहती है कि आसाराम के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो, न्याय की विजय हो, सत्य की विजय हो, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो गवाह है वो जिंदा रहे, उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, वो अदालत में अपनी बात कर सके। अब हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, 2 महत्वपूर्ण गवाह मारे गए हैं। महत्वपूर्ण गवाह कभी रिप्लेस नहीं होते। मैं दीप्ति चतुर्वेदी को भी बता दूं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आगे जिंदगी में इनके काम आएगा इस तरह की बहसों में। ये बात केस के मूल गवाह, फिर आप 1000 गवाह खड़े कर दीजिए, वो भी मिलकर केस को खड़ा नहीं कर पाते। जो मूल गवाह होते हैं, जिनका उल्लेख आप चार्जशीट में करते हैं कि भाई रामलाल ने देखा और श्यामलाल ने देखा, और अगर रामलाल और श्यामलाल नहीं आए अदालत, तो फिर आप 1000 गवाह ले आइए दाएं बाएं से, किसी का कोई मतलब नहीं रहता। और जब बड़े लोग पैरवी करने अपनी उतरते हैं ना, तो सरकार की तरफ से तो पैरवी करते हैं सामान्य वकील, और इनकी तरफ से पैरवी करने आते हैं असामान्य वकील।
ऐसे ऐसे वकील जिनकी हिंदुस्तान में एक हैसियत होती है, महंगी फीस लेते हैं, उन लोगों के मुकाबले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सामान्य सा आदमी क्या टिकेगा? गवाह भी नहीं, उधर वकील भी भारी, किसे मुकदमा होगा? मेरी चिंता यह है, और आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे लगता है इस मामले में अब न्याय की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। इस गवाह की मृत्यु ने न्याय की संभावनाओं पर पाला मार दिया है। जितने लोग ये सोच रहे थे इस देश में कि ये कलंक की कथा खुलेगी, भारत की आदि सनातन परंपरा को कलंकित करने की जो कोशिश हुई, उसका भांडा फूटेगा अदालत में, मुझे लगता है उनको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरा गुप्ता पैदा नहीं कर सकते, दूसरा प्रजापति पैदा नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी आपका, राजेंद्र जी आपका, अमिताभ जी आपका, दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्रेस पर खबरें लगातार जारी हैं।